तो आइए बच्चों, हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने वेक्टर के 2 लेक्चर्स बना दिए हैं। पहला लेक्चर है वेक्टर के बेसिक्स और एग्जांपल्स पे, और दूसरा लेक्चर है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। इसमें हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स स्टडी करेंगे। आप चाहे नीट की प्रिपरेशन करते हो, चाहे जेई की प्रिपरेशन करते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर के बिना फिजिक्स समझ नहीं पाओगे, इसकी थियोरी बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना स्किप किए, बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। थर्ड लेक्चर होगा हमारा वेक्टर एडिशन के ऊपर। लेकिन वेक्टर एडिशन को समझने से पहले हम लोगों को रिजल्टेंट के बारे में स्टडी करना होगा। तो वेक्टर एडिशन शुरू करेंगे, पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, वो है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है ये रिजल्टेंट, जरा देखते हैं। रिजल्टेंट का डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ सिंगल वेक्टर that represents the combined effect of two or more vectors. तो रिजल्टेंट इज अ सिंगल वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। जैसे मान लो बच्चों, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे हमने दो फोर्सेस लगाए। एक फोर्स हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F1 एक्सर्ट कर दिया, और दूसरा फोर्स हमने इस तरीके से किसी एंगल पर रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे एट एन एंगल थीटा, और ये होगा फोर्स वेक्टर F2। अब दो फोर्सेस आपने एक्सर्ट कर दिए, लेकिन इस एक पॉइंट पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, वो नेट फोर्स किस तरफ लग रहा होगा और कितना लग रहा होगा, ये चेक करना है। तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो किसी इस तरफ लग रहा होगा, सब कोई जानता है, ऐसे लग रहा होगा। और जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सेस को ऐड करने से आएगा। तो जब आप दो फोर्सेस को ऐड करके लिखोगे तो जो उनका रिजल्ट होगा उसी को हम रिजल्टेंट बोलेंगे, और वो भी एक वेक्टर ही होगा जो फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, एंड ये सिंगल वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहां लिखा ना, रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में कुछ बातें। रिजल्टेंट वेक्टर, पहली बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कंबाइंड इफेक्ट बताता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। दूसरी बात ये है कि जब दो वेक्टर्स, पहली इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इफ टू vectors have same magnitude, then the resultant लिखना of the two vectors, then the resultant vector divides the two vectors at equal angles। इसका मतलब समझेंगे जरा क्या है। इसका मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट पर दो वेक्टर्स लग रहे हैं। एक वेक्टर F1 है सपोज ऐसे, दूसरा वेक्टर F2 है सपोज F1 के परपेंडिकुलर F2 एक्ट कर रहा है, और F1 और F2 90 डिग्री है। कंडीशन ऐसा है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ F1 is equal to magnitude of F2,
देन जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट 45 डिग्री एंगल पे पास करेगा। ये रहा बच्चों रिजल्टेंट एंगल वेक्टर आर, और ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाएगा, या आप वर्टिकल से भी बोल सकते हो, वर्टिकल से भी ये 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा। दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स को आपने सेम मैग्नीट्यूड दिया है, देन रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों को इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगा। इसके अलावा दूसरा नंबर पॉइंट, फर्स्ट नंबर पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट, इसको नोट करते चलिए साथ में, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। रिजल्टेंट वेक्टर shifts towards the vector with greater magnitude. यानी कि इस केस में अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो रिजल्टेंट वेक्टर ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो मान लो बच्चों एक फोर्स वेक्टर F1 ऐसे है, दूसरा फोर्स वेक्टर F2 ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल अभी भी 90 डिग्री है, लेकिन मैंने कहा F1 का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है F2 के मैग्नीट्यूड से तो रिजल्टेंट वेक्टर F1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये है वेक्टर R, और वेक्टर R देखिए इस केस में 45 डिग्री एंगल पे नहीं जाएगा और वो रिजल्टेंट वेक्टर F1 की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा कर दोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर स्लाइटली F2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये रिजल्टेंट की दो बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। रिजल्टेंट का बेसिक अगर बात करें तो रिजल्टेंट एक सिंगल वेक्टर होता है जो किसी भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वेक्टर में दो बातें हमने रिजल्टेंट में दो बातें हमने डिस्कस करी है। पहली बात, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो रिजल्टेंट एकदम बीच से पास करेगा और दोनों वेक्टर्स को इक्वल एंगल पे डिवाइड करके निकल जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। वही डायग्राम इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब जो ये एंगल होगा, दिस एंगल इज थीटा, एंड थीटा 45 डिग्री नहीं होगा, डिपेंड करता है किस तरफ है। ये थीटा लेस देन 45 डिग्री होगा, और अगर ऊपर से आप मेजर करोगे तो ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा। तो इस रिजल्टेंट के बात को ध्यान में रखिए। इसके अलावा अब हम वेक्टर एडिशन पढ़ना शुरू करते हैं। वेक्टर एडिशन की तमाम बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में वेक्टर एडिशन आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और इस चैनल पे हम आपको A to Z जेई मेंस जेई एडवांस का टोटल पॉइंट डिस्कस करेंगे विद बहुत अच्छे अच्छे अप टू डेट और PYQs न्यूमेरिकल्स के साथ। आप यहाँ पे स्टडी कीजिए, आपको कहीं और स्टडी करने की जरूरत नहीं है। टोटल पॉइंट डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ, और यहाँ स्टडी करने के बाद आप कहीं भी जाकर के हमारे नोट्स को कंपेयर करके देख लेना, एकदम अप टू पॉइंट नोट्स मिलेगा आपको। जे एडवांस के PYQs करके भी आप देख लेना, आपसे सॉल्व होंगे अगर आप सिंसियर होके पढ़ते हो तो। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड पार्ट होगा एनालिटिकल मेथड। दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग। पहला है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
सेकेंड नंबर है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड थर्ड नंबर है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन तीनों लॉस को नोट कर लीजिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ग्राफिकल मेथड के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। फर्स्ट नंबर है ग्राफिकल मेथड होगा, ग्राफिकल मेथड के अंदर फर्स्ट नंबर है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें एक नोट डाल करके स्टेटमेंट लिखना है, अच्छे से लिखिएगा। स्टेटमेंट है if two sides, if two vectors represent the two sides of a triangle, ब्रैकेट में लिखना taken in same order, then their resultant will represent the third side of the triangle, ब्रैकेट में लिखना taken in opposite order. If two vectors represent the two sides of a triangle taken in same order, then their resultant will represent the third side of the triangle taken in opposite order. इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझिए। मान लो बच्चों, यहाँ से दो वेक्टर्स हैं ऐसे जो किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एंगल है थीटा, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकाल दो। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा। ये है वेक्टर आर। अब आपको करना क्या है, इन दोनों वेक्टर्स में से किसी एक को पैरेलल शिफ्ट इस तरीके से करो कि उसका टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे जाए। तो चलिए पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग हुआ, ए को हम वैसे ही रखते हैं, बी को शिफ्ट करेंगे। वेक्टर ए ऐसे ही रहेगा, ये है वेक्टर ए। रिजल्टेंट वेक्टर भी वैसे ही रहेगा, ये है वेक्टर आर। और वेक्टर बी को उठा के पैरेलल शिफ्ट कर दो यहाँ पे। तो वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करो, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर बी को हमने शिफ्ट कर दिया पैरेलली। इस तरीके से शिफ्ट करना है कि दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे जाए। तो हमने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया। पैरेलल शिफ्टिंग का कंडीशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि अ वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड टू इटसेल्फ। ये थोड़ा सा दिक्कत है। अ वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होना चाहिए। थोड़ा फिर से डायग्राम बनाएंगे। रिजल्टेंट वेक्टर को वैसे ही रखना, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। और वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट इस तरीके से करो कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोई भी चेंज ना हो। तो देखना, जितना एंगल यहाँ बना रहा है उतना ही
एंगल थीटा यहां भी बनाएगा, ये रहा वेक्टर बी, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लो ए से अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहां पर भी ये ए से अल्फा एंगल बनाएगा। ये हो गया, देखो ट्रायंगल बन गया। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये देखना, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक ट्रायंगल को। यहां पर भी ए और बी दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर देखना है, ऐसे ए और बी सेम ऑर्डर में है, एंटी क्लॉकवाइज में है। देन देयर रिजल्टेंट विल रिप्रेजेंट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये है इनका रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट ए और बी के ऑपोजिट ऑर्डर में है और थर्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी सेम ऑर्डर में है, दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, रिजल्टेंट तीसरा साइड है और ऑपोजिट ऑर्डर में है ए और बी की, ये क्लॉकवाइज आ रहा है। ए और बी एंटी क्लॉकवाइज है, आर क्लॉकवाइज है। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही ट्रायंगल लॉ बताता है। ट्रायंगल दो साइड्स जो सेम ऑर्डर में हैं उनको ऐड करना, और जो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा ना उसके बराबर होगा, और वो ऑपोजिट ऑर्डर और कुछ नहीं रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ये है आपका ओवरऑल ट्रायंगल लॉ। इसमें अगर आर का मैग्नीट्यूड क्या से निकालोगे आप, ए प्लस बी को जोड़ करके, अगर आपसे कोई डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर बोले तो वो डायरेक्शन ये अल्फा है। अल्फा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में देख लेना अल्फा कितना आ रहा है, वो आपका डायरेक्शन हो जाएगा। जब एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इस रिजल्टेंट के बारे में और डीप में स्टडी करेंगे। अभी इतना काफी है। इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पूरा कॉपी कीजिएगा, जरूरी है ये स्टडी करना, आगे चल के काफी यूज पड़ेगा। सेकंड नंबर है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर डी। ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में चार वेक्टर्स यूज होंगे, चार साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A, B, C, D are four vectors that represent the four sides of a parallelogram. इनमें इनका रिजल्टेंट निकालो पहले। तो A और B वेक्टर का रिजल्टेंट इस तरीके से होगा, ये है A और B का रिजल्टेंट वेक्टर R। जो आपने पैरेललोग्राम बनाया था, उस पैरेललोग्राम में इन दो साइड्स को मिटा दो, किसी दो साइड को मिटा दो। तो मैंने C को मिटा दिया, अब B को भी मैंने मिटा दिया। अब देखना A और D सेम ऑर्डर में है, R ऑपोजिट ऑर्डर में। काम करते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, नाम बदल दो ताकि अच्छा लगेगा हमें। ये A है, ये B है, ये C था, ये D था। ये रिजल्टेंट है। हमने एक पहले पैरेललोग्राम बनाया था, देन किसी दो साइड्स का रिजल्टेंट निकाल दिया था, वो वेक्टर R। अब देखना वेक्टर A वेक्टर B सेम ऑर्डर में है, वेक्टर R ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो ट्रायंगल लॉ फर्स्ट क्लास यहाँ पे लगेगा। और ट्रायंगल लॉ यहाँ लग गया और हम लिखेंगे बच्चों वेक्टर R इज इक्वल टू
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये ए से अल्फा एंगल बनाएगा। इसी तरीके से अब की बार किसी और दो साइड को चूज कर लेते हैं, फिर से ड्रॉ करेंगे। ये है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर सी, इसको वेक्टर डी मान लो, ये रहा वेक्टर डी। और अब की पैरेललोग्राम बन गया। अब की बार इसको चूज नहीं करेंगे हम, अब की बार हम इनको चूज कर लेते हैं, एक डायगोनल बना देंगे, और ये रहा वेक्टर आर। देखना जरा क्या ट्रायंगल बन रहा है। यस, दो को चूज करो जो सेम ऑर्डर में हो। तो मेरे बच्चे जानते हैं कि सर वेक्टर आर और वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर आर सेम ऑर्डर में है और वेक्टर डी ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो इस केस में हम ट्रायंगल लगाएंगे और लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर डी। ये लेना, अब की बार ट्रायंगल ऐसे लगेगा। वेक्टर ए और वेक्टर आर सेम ऑर्डर में है और वेक्टर डी ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर डी हो गया इस केस में, या फिर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए लिख देंगे। ये लग गया इसमें ट्रायंगल। और ऐसे ही आप इन तीनों को चूज कर सकते हो, इन तीनों को चूज कर लो। तो वेक्टर आर और वेक्टर सी सेम ऑर्डर में है क्लॉकवाइज में, और वेक्टर डी ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर आर प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी। तो कैसे भी आप लगा सकते हो, बस ट्रायंगल में जब डायगोनल ड्रॉ कर दोगे तो जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दो साइड के रिजल्टेंट को। राइट, ये डायगोनल है, यहाँ भी डायगोनल, यहाँ भी डायगोनल। इसका स्टेटमेंट चाहो तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू consecutive sides of a parallelogram, then their diagonal will be the resultant of that two sides of the parallelogram। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, आप नोट कर लीजिएगा। if two vectors represent the two consecutive sides of a parallelogram, then their resultant will be the diagonal of that parallelogram। If two vectors represent the two consecutive sides of a parallelogram, then the resultant will be the diagonal of that parallelogram। थर्ड नंबर है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक कॉमन पॉइंट बनाएंगे और इस कॉमन पॉइंट से वेक्टर ए ऐसे जा रहा है, वेक्टर बी ऐसे पास कर रहा होगा, वेक्टर सी मान लो ऐसे वर्टिकल जा रहा है, और वो वेक्टर डी ऐसे जा रहा होगा। चार हमने वेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट से ड्रॉ कर दिए, कंकरेंट वेक्टर्स बना दिए। अब इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ वेक्टर A as it is। वेक्टर A को हमने ड्रॉ कर दिया। स्टेप नंबर 2,
पैरेलल शिफ्ट वेक्टर बी। और पैरेलल शिफ्ट इस तरीके से करना है कि पुट द टेल ऑफ वेक्टर बी ऑन द हेड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए को हमने वैसे ही ड्रॉ कर दिया और वेक्टर बी को यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दिया। इसके बाद थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी। इसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे, पैरेलल शिफ्ट वेक्टर सी। सी को इस तरीके से पैरेलल शिफ्ट करना है कि सी का टेल बी के हेड पे जाए। तो मैं बार बार वो नहीं लिखूंगा, आप नोट्स में लिख लेना। वेक्टर ए को वैसे ही बनाया, वेक्टर बी जैसे था वैसे ही ड्रॉ कर दिया, और वेक्टर सी वर्टिकल जाएगा तो ये रहा वेक्टर सी बी के टेल पे, बी के हेड पे। फोर्थ नंबर, पैरेलल शिफ्ट वेक्टर डी। पैरेलल शिफ्ट वेक्टर डी। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। ऐसे ड्रॉ हमने कर दिया। तो चार ए बी सी डी हैं, चारों को हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट होगा फिफ्थ नंबर स्टेप, ड्रॉ देयर रिजल्टेंट। तो देखिए ये है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, और इन चारों का रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर। वो ऐसे पास करेगा, एक एक टेल से जुड़ जाएगा, ये वेक्टर आर। और देखना जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन चारों का सम होगा। जरूरी नहीं है ट्रायंगलों में सिर्फ दो ही हो। मैंने आपको रिजल्टेंट के लिए क्या कहा था, ये एक सिंगल वेक्टर है जो दो या दो से अधिक वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। राइट, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये रहा आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन follows two laws. नंबर 1 है कम्यूटेटिव लॉ। बच्चों कम्यूटेटिव लॉ में ऐसे होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। कैसे हो रहा है जरा देखेंगे। ये रहा बच्चों वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, और इनका रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर ऐसे जा रहा होगा वेक्टर आर। अब हम इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। एक बार बी को शिफ्ट करेंगे पैरेलली ए को वैसे ही रखते हुए, और दूसरी बार ए को शिफ्ट करेंगे पैरेलली बी को वैसे ही रखते हुए। ये रिजल्टेंट वेक्टर थोड़ा ठीक से ड्रॉ करना है।
वेक्टर आर। तो हम ए को कांस्टेंट रखते हुए बी को शिफ्ट करते हैं, तो ए को रखा वैसे ही, रिजल्टेंट तो नो डाउट वैसे ही रहेगा वेक्टर आर, और बी को हमने कर दिया पैरेलली शिफ्ट, ये है वेक्टर बी। पैरेलल शिफ्टिंग का कंडीशन फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन चेंज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। ये रहा वेक्टर बी और ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर। ये एंगल आप अल्फा मान लो, तो इस केस में वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, राइट। एक बार और करते हैं, अब की बार बी को सेम रखते हुए ए को शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ एक और ड्रॉ करेंगे, बी को हमने वैसे ही रखा, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर आर, और ए को हमने शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए। इस केस में देखना जरा, बी प्लस ए सेम ऑर्डर में है और आर ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को कंपेयर करके देख लो तो हमें मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो हेंस वी कैन राइट वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। आप स्टेटमेंट लिख लेना, वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड नंबर डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव लॉ। सेकंड नंबर एसोसिएटिव लॉ। इसके अंदर मान लो बच्चों इस पॉइंट पे 3 वेक्टर्स हैं, ये है वेक्टर नंबर ए, ये है वेक्टर नंबर बी और ये है वेक्टर नंबर सी। अब यहाँ पे हमें रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, तो पॉलीगॉन लॉ तो लगाना ही पड़ेगा। तो एक बार हम इनको ड्रॉ करते हैं, तो वेक्टर ए को वैसे ही ड्रॉ करते हैं, वेक्टर बी को वेक्टर ए के ऊपर शिफ्ट कर दिए, वेक्टर सी को वेक्टर बी के ऊपर शिफ्ट कर दिए। अब इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, तो ये हो गया बच्चों वेक्टर आर, ये है इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर। और यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी नहीं लिखा है ना ना, यहाँ पे आपको करना ही है कि एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो ऐसे, और इसको R1 बनाओ, ऊपर वाले दोनों को भूल जाओ। तो गौर से देखना, वेक्टर A प्लस वेक्टर B सेम ऑर्डर में है और R1 ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R1 इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये तीनों मिल करके एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ट्राइंगल और लगा सकते हैं। तो वेक्टर R1 इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब इन दोनों को भूल जाओ, R1, C और R को चेक करो, तीनों मिलकर के एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेक्टर R1 प्लस वेक्टर C सेम ऑर्डर में है और वेक्टर R ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो हम R1 प्लस C को R के बराबर लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R1 प्लस वेक्टर C, और R1 को मेरे बच्चों A प्लस B लिख सकते हैं, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C आ गया। ये है वेक्टर R के बराबर, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब एक काम करूंगा, मैं इसी डायग्राम में थोड़ा छेड़छाड़ करूंगा, मैं इसको मिटाऊंगा और अब की बार मैं एक डायग्राम यहां ड्रॉ कर दूंगा, एक लाइन यहां खींच दूंगा,
ये देखना, इसको मैंने वेक्टर R2 बोल दिया। बच्चों वेक्टर A और वेक्टर R को भूल जाओ, तो देखना R2 B और C मिलकर के एक ट्रायंगल बना रहे हैं। वेक्टर B प्लस वेक्टर C सेम ऑर्डर में है और वेक्टर R2 ऑपोजिट ऑर्डर में है। आप अलग से डायग्राम ड्रॉ कर लेना, मैं इसी में बता दे रहा हूं आपको। तो वेक्टर R2 बराबर होगा वेक्टर B प्लस वेक्टर C के। अब बच्चों इन B और C को भूल जाओ, तो देखो वेक्टर A, वेक्टर R2 और वेक्टर R तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बना रहे हैं, जिसमें A और R2 सेम ऑर्डर में है और R ऑपोजिट ऑर्डर में है। सो वी कैन राइट वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर R2। सो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस R2 के जगह पे B प्लस C लिख सकते हैं, वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। मेरे बच्चे 1 और 2 को जरा कंपेयर करके देखो। वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। Hence we can say that vector addition follows associative law। देखना यही वाला चीज था ना, एसोसिएटिव लॉ। हाँ, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो अगर आपसे एसोसिएटिव लॉ पूछा जाए कि एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, तो उसमें लिख देना वेक्टर A प्लस वेक्टर B, बाहर में वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। और आप चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। जब आप स्कूल्स की एग्जाम्स वगैरह देने जाओगे तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है प्रूफ दैट वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं, तो वो भी आ सकता है, सेम ही चीजें हैं, समझ जाना। तो ये वेक्टर का ये लेक्चर समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। वेक्टर को कई सारे बच्चे काफी ज्यादा लाइट वे में ले लेते हैं और कई सारे बच्चे तो उसको स्किप भी कर देते हैं कि बाद में चल के स्टडी करेंगे। लेकिन मैंने हर साल बच्चों को देखा है कि जब वर्क एनर्जी एंड पावर या उसके बाद के बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं तो वहां पे वेक्टर के क्वेश्चंस उनसे नहीं हो पाते। ऐसे चैप्टर्स, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे न्यूमेरिकल्स जिसमें वेक्टर्स के ज्यादा यूज होते हैं वो उन्हें समझ में नहीं आते हैं। इसलिए मेरा एडवाइस आपको ये है कि वेक्टर को साथ साथ समझते हुए चले और अभी कंप्लीट कर लें। आज के लिए इतना काफी है।